हाशिम बेचैनी से पोर्च में टहलता बार बार हुसैन का नंबर डायल कर रहा था, मगर हर दफ़ा की गई कॉल्स लम्हा ब लम्हा पलट कर आ रही थी। उसने बालों में हाथ चलाकर हुसैन के ड्राइवर का नंबर डायल किया, मगर वहाँ से भी जवाब निदार्द। उसकी बेचैनी अब परेशानी में बदल कर सिवा होने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत वो लाउंज में से तेज़ी से चलता हुआ आया और दरमियाने टेबल पर रखी चाबियां उठाता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। निगार उसके पीछे आ रही थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? आधी रात से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है हाशिम, अब तो। उंगलियां मरोड़ती वो अब दरवाजे में खड़ी थी। जी करता हूँ कुछ माँ जी, आप तो अंदर जाए ना। जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दूंगा मैं आपको। अभी अंदर जाकर बस दुआ करें कि बाबा मिल जाएं खैरियत से मुझे। उलझ कर कहता अब वो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पर तेज़ी के साथ दौड़ रही थी। पेशानी पर ढेरों बल और सर्दी में कनपटी से फूटता पसीना। यूं लगता था गोया अब वो सही मायनों में पहाड़ के नीचे आ गया हो। फिर स्टीयरिंग से हाथ हटाकर मोबाइल में चंद नंबर मिलाए। लब काटते मोबाइल कान पर जमाया। शहीर, 3-4 बंदों को बाबा को ढूंढने के लिए कह दो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। कुछ गड़बड़ है, फटाफट, ज़रा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। उसने फ़ोन कान से हटाकर सामने बने डैशबोर्ड पर डाला और फिर पेशानी मसलता अंदर उबलती परेशानी को कम करने लगा। कच्चे रास्ते अब तक वैसे ही सुनसान पड़े थे। उसी पहर वली की गाड़ी सफ़ेद हवेली के पोर्च में आ रुकी थी। उसका चेहरा हद दर्जा स्पाट हो रहा था और नकूश इस कदर सख्त थे कि कोई देखता तो डर जाता। इंतकाम खुशी नहीं दिया करता, इतना अंदाज़ा उसे अब तक हो गया था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता वो अंदर की जानिब बढ़ा। हवेली खामोश पड़ी थी। सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। बगैर किसी तरद्दुद के उसने अपने कमरे की जानिब पाँव रखे। चलते चलते एक पल को रुक सा गया। जीनों के पार कोई दिखा था उसे। कौन हो सकता है? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर मोहतात कदम उठाता वो जीनों के करीब आकर एक पल को ठहर गया। कौन है? कोई जवाब ना आने के बाइस उसके आसाब यकदम अलर्ट हुए। 2 कदम चलकर जैसे ही उसने जीने के उस पार कदम रखा तो ठिठक कर रुक गया। शकीला, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शकीला उसे देखकर गोया पुरसकून हुई थी। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी वली सरकार। वो 2 कदम चलकर उसके करीब आई और फिर राजदारी से उसे कुछ बताने लगी। चंद लम्हों बाद वली अपने कमरे में था। शॉल को कंधे से उतार कर सोफे पर डाला और फिर शावर लेने वॉशरूम की जानिब बढ़ा। वापस पलटा तो हस्बे आदत माथे पर बाल गिर रहे थे और चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी हो रहा था। खामोश, ठंडा, स्पाट सा। हाथ से बाल पीछे करके उसने साइड टेबल पर रखे, मोबाइल में वक्त देखा और फिर कुछ सोचकर शाहनवाज को फ़ोन लगाने लगा। 1 घंटे बाद उसे उस तहखाने से निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक देना, और किसी को भी तुम्हारे कदमों के निशान नहीं मिलने चाहिए नवाज। यूं गायब हो जाना गोया कोई साया हो तुम। मुझे तुम्हारे दोबारा हिदायत देने की ज़रूरत ना पड़े। चंद लम्हे आगे वाले की बात सुनी और फिर फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर डाल दिया। एक नज़र उठाकर टक टक करती घड़ी को देखा, जो गुज़रते हर लम्हे हुसैन की ज़िंदगी को खुद में सींच रही थी। उसने घुटन ज़दा सी रात में लॉन की जानिब खुलती खिड़की के पट खोले, मगर बाहर तारीक पड़े सब्ज़ाज़ार पर वैसी ही घुटन थी। अजीब, सांस को रोक देने वाली घुटन। हाशिम और उसके आदमी नीली सी फैलती फजर में पागलों की तरह हुसैन को तलाश कर रहे थे। गांव का हर घर सुबह सुबह ऐसी अफरा तफरी पर जाग चुका था और लोग अब अपने कच्चे घरों के दरवाज़ों से झांकते बाहर गुजरते एक रेले को देख रहे थे, जिनमें हाशिम पेश पेश था। बिखरे बाल और बिगड़े हुलिये की परवाह किए बगैर वो हर घर के आगे पीछे होकर अपने आदमियों को हर हिदायत पर दौड़ा रहा था। पूरी रात की अनथक मेहनत के बाद भी हुसैन का कोई सुराग नहीं था। यूं लगता था गोया उसे या तो आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई हो। हर तरफ से मायूसी का मुंह देखकर उसके अंदर जमा होती फ्रस्ट्रेशन की कोई हद ना थी। यूं लगता था कि किसी ने उसके वजूद पर एक ज़ोरदार ज़र्ब लगाई हो, ऐसी ज़र्ब के जिसके ज़ख्म से किसी पुराने बदले की बू आती हो। भागता हाशिम यकदम चौंका था। सारी रात उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हाँ, वही तो था उनका एक दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन
जो उनको तबाह करने की अहलियत रखता था। तो क्या वो तबाह हो चुका था? उसके अंदर कोई घंटी सी थी जो बज रही थी, वली अहमद। हाँ वली अहमद, अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना वली अहमद, तो मैं तुमसे ज़िंदगी जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन लूँगा वली। मैं तबाह कर दूँगा तुम्हें। गाड़ियाँ मोड़ो, हमें वापस जाना है अपने गाँव, जल्दी मोड़ो गाड़ियाँ। बुलंद आवाज़ से हिदायत देता वो अपनी गाड़ी की जानिब भागा था। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी और दिल बेतहाशा घबरा रहा था। उसकी 30 साला ज़िंदगी में ये उसकी पहली ऐसी बिसात थी जो उसी पर उलट रही थी। सब उसकी मौजूदगी और उसकी भरपूर मुलाजमीन की फ़ौज के दरमियान हुआ था। वो तो गोया उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर हुसैन को ले गया था, करीब से, उसकी नाक के नीचे से। वली अहमद, गुस्से से बिगड़ते चेहरे के साथ उसने दांत पीसे थे। तुमने गलत आदमी के साथ खिलवाड़ किया है वली, तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हाँ अब तुम देखना। मुँह ही मुँह में दांत पीस कर बुड़बुड़ाता वो अजीब सा लग रहा था। आगे बैठे ड्राइवर ने एक नज़र उसे बैक व्यू मिरर में देखा तो उसके जिस्म पर एक पल को चींटियां रेंग गई। हाशिम जिसका भी अंजाम तय कर रहा था वो निहायत भयानक होने वाला था। उसने झुरझुरी लेकर नज़रें सामने के शीशे पर जमाई। उतरती फजर अब उभरते सूरज में भाप बनकर फिजा में तहलील हो चुकी थी। वो सब्ज़ाज़ार के पिछले हिस्से में कसरत कर रहा था। पसीने की बूंदें उसके कसरती बाजू से फिसल कर गिर रही थी। नीले रंग के ट्रैक सूट में मलबूस उसका बेहद फिट सरापा मजीद दराज लग रहा था। फिर झुककर जूतियों के तस्मे बांधता वो सीधा हुआ और फैले सब्ज़ाज़ार पर जॉगिंग करने लगा। अभी उसकी वर्जिश आधी भी नहीं हुई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। कान में लगे नाजुक से आले को उसने हल्का सा दबाया तो कॉल कनेक्ट हो गई। मुझे तो लगा था कि तुम रात ही में राब्ता कर लोगे मुझसे। चलो खैर। बाबा कहाँ है वली? किसके बाबा? अनजान मत बनो, इज्जत से पूछ रहा हूँ तो इज्जत से जवाब दे दो। बताओ बताओ किधर हैं बाबा? दूसरी जानिब से उसकी गुर्राहट से वली गोया महजूज हुआ था। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ देखो जाकर किसी तवाइफ के कोठे पर, यकीनन ऐसी ही जगहों पर पाया जाता है वो। वली अब तुम हद से बढ़ रहे हो। हाशिम की गोया दुखती रग पर हाथ रख दिया था उसने, जिसके बाइस वो बिलबिला उठा था। कौन हद से बढ़ रहा है और कौन हद में है? क्या मुझे ज़रूरत है तुम्हें ये सब बताने की? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बर्फ़ जैसी मुस्कुराहट। जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। कहाँ है बाबा? बताओ मुझे, नहीं तो एक लम्हे में तहस नहस कर दूंगा मैं तुम्हें। ओके कम ऑन, गो अहेड। तहस नहस कर दो मुझे हाशिम। चलो शाबाश, तबाह कर दो मुझे। यही तो करते आ रहे हो तुम एक अरसे से, और जानता हूँ कि आगे भी तुम यही करते रहोगे। लेकिन मैं तुम्हारे बाप को नहीं उठा कर आया, समझे? नहीं उठाया मैंने तुम्हारे बाप को। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूँगा? तो मत करो यकीन। क्या मैंने तुम्हें यकीन करने को कहा? उसका चेहरा एक पल में जम सा गया था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे वली, ये तुम्हें बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। सस्ते में तो कभी मैं निपटा भी नहीं हूँ हाशिम। आइंदा मुझे इस बकवास के लिए फ़ोन मत करना। पहले बाप को ढूंढो जाकर, ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब ना करो। सर झटक कर उसने कॉल काटी, फिर कुछ सोचकर नवाज को कॉल लगाई। क्या वो जिंदा है? जी सरकार जिंदा है। गुड, जिंदा ही रहना चाहिए उसे। मौत अगर उसके करीब भी फटकी तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। कान से आला निकाल कर उसने कुर्सी पर पड़े तौलिए से गर्दन खुश्क की और फिर मोबाइल सामने मेज़ पर डालता कुर्सी पर बैठा। जॉगिंग के बाईस अब सांस उसका फूला हुआ था, चेहरे की रंगत मुतगय्यर थी। दूर सोचती निगाहों को सुकेड़े वो एक रात पहले गुजरे मंजर को सोच रहा था। उसने हुसैन को मौत नहीं दी थी, उसने उसे ज़िंदगी दी थी। क्योंकि जब उसने मरना चाहा था तो उसने उसे ज़िंदगी का हुक्म सुनाया था। कल जब उसने मौत तलब की होगी तो उसने भी उसे ज़िंदगी दी थी, एक तवील, ना ख़त्म होने वाली, थका देने वाली। उसने कुत्ते को एक ख़ास जाविये पर बांधा था, ऐसे कि वो हुसैन के जिस्म के करीब तक तो पहुंच सकता मगर वो आगे बढ़कर उसे काट नहीं सकता था। ऐसे कि वो हुसैन के जिस्म के करीब तो पहुंच सकता मगर वो उसे आगे बढ़कर काट नहीं सकता था, और वो उसको सिर्फ मौत की हद तक खौफजदा करने के लिए बांध कर गया था।
उसकी तबाही की वजह तो कुछ और थी। गैर मरई नुक्ते से निगाह हटाकर उसने सामने रखा मोबाइल उठाया और फिर चंद नंबर डायल करने के बाद फ़ोन कान से लगाया। काम हो गया मोहसिन? जी सर हो गया। तुम्हें यकीन है ना कि कोई दवाई उस पर असरअंदाज नहीं होगी? अरे सर, क्या मोहसिन पर भरोसा नहीं है आपको? है भरोसा। अच्छा, अब कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब हो जाओ, नज़र ना आना मुझे। अब तुम कुछ दिनों तक ख्याल रखना अपना। वली सर, वो जो फ़ोन रखने ही वाला था यकदम रुक गया। हाँ कहो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा सर, हाशिम बहुत ख़तरनाक आदमी है। ठीक है, रखता हूँ अब। कोई भी तसल्ली बख्श जवाब दिए बगैर फ़ोन कान से हटाया और फिर उठकर मोबाइल हाथ में लिए सब्ज़ाज़ार से दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। जिसका अंजाम मौत होना मोहसिन, उसे कोई चीज़ नहीं डराया करती। वली अपनी कब्र खोद कर इस सफ़र पर निकला था, और जब कोई कब्र खोदी जाती है ना तो उसमें मुर्दा दफनाना ही होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना होता है। शावर लेने के बाद वो जैसे ही चाबियाँ और मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकला तो ज़मान को परेशानी के साथ यहाँ वहाँ टहलते पाया। उसने गहरा सांस लिया। आगाज़ हो चुका था। लाउंज में सिर्फ बीजान बैठी थी। अमीना और शाजिया बहुत हंगामी सूरत हाल में ड्राइवर के साथ अपने घर गई थी, और जब से ये खबर सफ़ेद हवेली में फैली थी कि हुसैन कल रात से गायब है, तब से एक अजीब सी बेचैनी की लहर हर वजूद में महसूस की जा सकती थी। उसने आगे बढ़कर ज़मान को कंधों से थामा और तसल्ली बख्श निगाहों से उनका शफीक सा चेहरा देखा, जो उस वक्त परेशानी के बाइस मुतगय्यर हो रहा था। सरदार बाबा, मैंने कहा ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। मैं लगाता हूँ कुछ बंदों को काम पर, 1 घंटे में ढूंढ लेंगे हुसैन सरकार को। आप फिक्र मत करें। लेकिन हाशिम भी तो रात भर से ढूंढ रहा है उन्हें वली, उसे क्यों नहीं भाजी मिले अब तक? आप मुझ पर भरोसा रखें सरदार बाबा, मैं करता हूँ कुछ। आप चलें, पहले नाश्ता ठीक से करें और अपनी दवाइयाँ लें वक्त पर। ये ऐसे ठीक नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं ढूंढता हूँ, आप अपना ख्याल रखें बस। उन्हें तसल्ली करवा कर वो जैसे ही मुड़ा तो सामने से आती अमल को देखकर बस एक पल के लिए वो ठहरा, फिर बिना कोई तासुर दिए तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो उसे गर्दन मोड़े जाता हुआ देख रही थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी नहीं रोक सकता। वो भी उसे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक पाती थी। जानती थी कि सब कुछ तकलीफ दिया करता था, मगर फिर भी उसे देखने की आदत बहुत जानलेवा थी। ज़रा देर वो दिखाई ना देता तो लगता कोई सांस रोक रहा है। वली गाड़ी में आकर चंद पल स्टीयरिंग को थामे बैठा रहा। गहरे समंदर में डोलती कश्ती की मानित उसका दिल डोल रहा था। वो वादा जो उसने अमल से कर रखा था, क्या वो उसको निभाने का अहल हो सकता था? अगर जो वो भी इन चक्करों में कहीं मर खप गया तो फिर कौन होगा जो उसकी हिफाजत करेगा? चंद पल वो यूं ही स्टीयरिंग थामे शीशे के पार देखेगा। लेकिन अगर फिर वो नहीं रहा तो अमल को कौन तंग करेगा? लोग अमल को तकलीफ़ इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसके पीछे वली को तकलीफ़ हुआ करती थी। उनका मकसद वली को तकलीफ़ पहुंचाना था, अमल को नहीं। एक तरह से अच्छा ही होगा अगर मैं आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊं तो। एक लम्हे को उसके चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। वैसे भी आप कब मेरी थी बीबी? आप तो हमेशा से मुझसे बहुत दूर थी, बहुत दूर हैं, और ये दूर रहना आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं अगर मर भी गया तो एक वादा तो वफा कर ही जाऊंगा, आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का वादा, आपको कभी अजियत ना देने का वादा। चेहरा फेर कर सफ़ेद हवेली के कदावर से गेट की जानिब देखा। जानता हूँ कि आप अब तक मेरी राह देख रही होंगी। जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि जितना आप खुद को भी नहीं जानती। चेहरा अंदर की जानिब फेरा और फिर एक बोझल सी सांस खारिज करता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जो लकीरों में ना हो, हाथों में थाम रखा हो, तब भी आपका नहीं हो सकता। उसकी गाड़ी अब तेज़ी के साथ कच्चे रास्तों पर दौड़ती आगे ही बढ़ रही थी। उस लड़के को अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी मौत भी तय किए बैठा था। एक रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास ने सारी पगडंडियों को अपनी लपेट में ले लिया था। हाशिम के सारे बंदे अब के रास्तों को छान रहे थे। गांव की तरफ को जाते रास्ते, गांव से बाहर को जाते रास्तों को वो बहुत परेशानी के साथ एक एक को हिदायत देता हलकान होने लगा था। हर बढ़ते लम्हे के साथ उसका दिल खौफ के खौफनाक से शिकंजे में जकड़ने लगा था।
ऊपर से घर वालों की बार बार की कॉल्स ने उसका दिमाग ही घुमा दिया था। अभी भी निगार का नंबर मोबाइल पर जगमगाता देख उसका चढ़ता पारा सवा नेज़े पर जा पहुंचा था। आने वाली कॉल को यस करते उसने मोबाइल सख्ती से कान पर जमाया। माँ जी, मैंने कहा ना कि मुझे बार बार फ़ोन करके तंग ना करें। कर तो रहा हूँ, ढूंढ तो रहा हूँ ना उन्हें। और क्या चाहती हैं आप? मेरा फ़िलहाल दिमाग बहुत घूमा हुआ है, मुझे काम करने दें। अभी दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। कुछ पता चला तो फ़ोन करके सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। रखता हूँ अभी। उसने बात सुने बगैर अपनी कहकर कोफ्त से फ़ोन कान से हटाया था और फिर सामने से आते शहीर की जानिब मुतवज्जो हुआ। सरकार, मुझे लगता है कि वो इस गांव में नहीं है, बल्कि वो शायद किसी और जगह ले जाए गए हैं। अगर हमारे गांव में होते तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमें पता ना चले। हम इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और जिसने भी ऐसा किया है, जाहिर है यहाँ इसी गांव में रखने की तजवीज़ पर तो उसने कभी भी गौर नहीं किया होगा। वो भी आपको अच्छी तरह जानता है कि आपकी पहुंच कहाँ तक है। आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गांव से बाहर छान फटक करूं। हाशिम ने थक कर सरस बात में हिलाकर गोया उसे इजाज़त दी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी ना? जी, कर दी थी। कोई छान फटक शुरू की उन्होंने या यूं ही हाथ पर हाथ धर कर बैठी है? वो अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं सरकार, मगर ये उनके बस का काम नहीं है। हमें खुद ही कोई स्टैंड लेना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। उसने सर कुर्सी की पुश्त से टिकाया तो कनपटी में दर्द की टीसें उभरने लगी। हमेशा जीतने वालों को हार का सामना करना पड़े ना, तो वो हार को सहार नहीं पाते। इंसान को जीत संभालने के लिए हार का आदी भी होना ही चाहिए, नहीं तो वो जीत को संभालने का अहल भी नहीं होगा। उसके साथ भी यही सब हो रहा था। ऐसी बेबसी तो उसने सारी ज़िंदगी कभी महसूस नहीं की थी जैसी आज महसूस कर रहा था। ठीक है, मुझे मेरा बाप ढूंढ कर ला कर दो शहीर, फिर हमें साथ मिलकर कुछ कामों को भी निपटाना होगा। जाओ अब। ढीले हाथ से उसे जाने का इशारा किया तो वो अदब से गर्दन झुकाता वापस पलट गया। पीछे थका सा हाशिम अब तक वैसे ही आंखें मूंदे कुर्सी से सर टिकाए हुए बैठा था।